नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। आज बात करने वाले हैं CUET पीजी इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए एज ऑफ चौसर। सी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके आप में से वो स्टूडेंट जो स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स हैं, छोटे शहरों से, छोटे कॉलेजेस से या शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हैं, नॉन कॉलेजिएट हैं। जब आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी एजेस में कंफ्यूजन्स होती हैं। एंग्लो सेक्शन करने के बाद जब आप एज ऑफ चौसर में एंटर करते हैं तो कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये होता है कि एज ऑफ चौसर, इसे फर्स्ट मॉडर्न एज बोला जाता है। तो एज ऑफ चौसर जो अराउंड 1300 सेंचुरी 1400 सेंचुरी में है, उसे फर्स्ट मॉडर्न एज क्यों बोला जाता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, CUET की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ना तो इस तरह से पढ़ाया जाता है, ना उन्हें एजेस के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं विनीत पांडे, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ। 10 बार नेट क्वालिफाइड हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश लिटरेचर में क्या पूछा जाता है, इसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसको इस्तेमाल करके मैं आपको आज एज ऑफ चौसर पढ़ाऊंगा, जो आपके काम आएगा। आपसे निवेदन है, पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एक चीज की गारंटी है, जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ये आपको आसानी से किताबों में नहीं मिलेगा। ये कई किताबों का, कई नोट्स का निचोड़ है। और ये CUET पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल लेक्चर है। ध्यान से देखिएगा। और चूंकि हम पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं है, ये लेक्चर है, तो मैं स्लो रहूंगा, थोड़ा नॉर्मली आपको लिखवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लिख सकें। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखो, सबसे पहले हमारे पास राइटर है जॉफरी चौसर, लेकिन हम बात कर रहे हैं एज ऑफ चौसर की। तो एज ऑफ चौसर में कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने एज ऑफ चौसर्स को डेवलप किया? हमने बात की नॉर्मन्स की पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने एंग्लो सेक्शन पढ़ा है। उससे पहले मैंने एंग्लो सेक्शंस की बात की थी। याद है आपको? एंग्लो सेक्शंस, नॉर्मन्स, 1066। अगर नहीं याद है तो मेरा पिछला लेक्चर 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ है, एंग्लो सेक्शंस को देखिएगा। एंग्लो सेक्शंस और नॉर्मन्स, जो हमने बात की कि नॉर्मन कॉन्फ्रेंस 1066 में हुआ, एंग्लो सेक्शन 450 में आ गए थे। इनके बाद होता यह है कि ऐसा क्या हुआ कि जो एज ऑफ चौसर है, ये डेवलप होती है और एंग्लो सेक्शन से अलग हो जाती है। हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं। अगर आप यूपी पीजीटी के स्टूडेंट हैं, टीजीटी के स्टूडेंट हैं, DSSB के हैं, केवी के हैं, तो आपको भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आपको हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो उन स्टेट्स के जहां पे हिंदी चलती है, इंग्लिश शायद आपको इतना नहीं मिला होगा बैकग्राउंड। जरूरत पड़नी हो, आपको कोई क्वेश्चंस हो, या इफ यू आर वाचिंग इट फ्रॉम साउथ इंडिया, आई कैन टीच द सेम थिंग इन इंग्लिश। नाउ लेट्स गेट बैक इन हिंदी। एज ऑफ चौसर में ऐसा क्या हुआ कि यहां से सब चेंज हो गया? देखो, कंप्लीट टाइमिंग क्या है एंग्लो सेक्शंस का? 450 टू घुमा फिरा के 1340। ठीक है, ये एक अप्रोक्स एज है। ऐसा क्या हुआ कि 1340 टू 1400 एज ऑफ चौसर बोलते हैं, और एज ऑफ चौसर में भी इस एज को मॉडर्न एज बोला जाता है, फर्स्ट मॉडर्न एज। पेपर में पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई एज ऑफ चौसर इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न एज। यहां पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। किसी भी सोसाइटी में जब परिवर्तन आता है, चेंज होता है, सोसाइटी अपने पुराने दकियानूसी विचारों को छोड़ के आगे बढ़ती है, उसे मॉडर्न कहते हैं। यहां पे एक इवेंट हुआ, ब्लैक डेथ। आप में से जितने लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, 1921 लंदन बाय विक्रम भट्ट एक हॉरर मूवी है, जिसमें जो वो घोस्ट की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो ये घोस्ट है, ये जो आत्मा है, ये ब्लैक डेथ वाली आत्मा है। 1348 में इंग्लैंड में, लंदन में ब्लैक डेथ हुआ था। यस, ब्लैक डेथ एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक, महामारी या एक इवेंट बोल सकते हो आप उसको। 1348 में लंदन में डॉर्सेट नाम का एरिया था। कौन सा एरिया था? डॉर्सेट। डॉर्सेट नाम के एरिया में प्लेग फैल गया। तो सबसे पहले यह भी याद रखना कि ये क्या, कौन सी बीमारी थी। इसे कहते ब्लैक डेथ है, बट ये एक्चुअली प्लेग था। इसे बोलते हैं बिबोनिक प्लेग। आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों पढ़ने के लिए। बिबोनिक प्लेग, प्लेग फैलने से क्या हुआ? 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड खत्म हो गई। 1/3 पॉपुलेशन यानी कि अप्रोक्स 33% पॉपुलेशन खत्म हो गई। अब चूंकि पॉपुलेशन खत्म हो गई,
कौन से लोग होते हैं जो किसी महामारी की चपेट में जल्दी आते हैं? कोरोना आया, भारत के टॉप 100 अमीरों में से कोई मरा, टॉप 1000 अमीरों में से कोई मरा, कोई भी ऐसा करोड़पति आदमी मरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और करोड़पति आदमी था? नहीं ना। हाँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, या कुछ एक्सेप्शनली अमीर आदमी जो एक्चुअली फिजिकली शायद उसको हैंडल नहीं कर पाए। बस पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, जो 33% लोग मरे ब्लैक डेथ में, ये था वर्किंग क्लास। कौन सा क्लास था? वर्किंग क्लास। मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, मिस्त्री, झाड़ू पोछा करने वाले, धोबी, कुक, वर्किंग क्लास साफ हो गया। मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में इसको वर्किंग क्लास बोलते हैं। वर्किंग क्लास वर्किंग क्लास साफ हो गया। अब जब वर्किंग क्लास साफ हो जाएगा तो क्या होता है? जब मुंबई में काम वाली नहीं मिलती तो काम वाली के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। वैसे ही जब वर्किंग क्लास कम हो गया तो बाकी के वर्किंग क्लास की वैल्यू बढ़ गई। एक तो ये पॉइंट हुआ कि सोशल इक्वालिटी कंपेरेटिवली ज्यादा हो गई, यानी कि ब्लैक डेथ की वजह से सोशल इक्वालिटी पहले से बेहतर हुई, उनकी भी वैल्यू बनी, उनको भी समाज में एक जोड़ा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चर्च, रिलीजन, रोल ऑफ चर्च, रोल ऑफ रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क लग गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन आमिर खान मूवी पीके? आमिर खान की पीके मूवी देखिए, क्या बोलता है? रॉन्ग नंबर है, कौनो रॉन्ग नंबर लगा रहा है। मींस हम प्रे कर रहे हैं बट गॉड नहीं सुन रहा है, रॉन्ग नंबर जा रहा है, कहीं और जा रहा है। द पॉइंट इज, इस समय क्या सिस्टम था? चर्चेज जो हैं टिकट्स टू हेवन बेचते थे। इनका एक सिस्टम था, ये कहते थे कि हमसे पार्डन्स खरीदो। पार्डन्स मतलब माफीनामा, माफीनामा खरीदो और बदले में तुम्हें मिलेगा टिकट टू हेवन। तुम स्वर्ग जाओगे, तुम्हें स्वर्ग भेजने का टिकट है हमारे पास, टिकट टू हेवन। ये एक सिस्टम था। चौसर ने पार्टनर्स की बैंड बजाई थी बाद में। पार्टनर्स क्या करते थे? आपको बोलते थे कि हाँ भाई कन्फेस करो, कन्फेस, कोई क्राइम किया तुमने? ऐसा कौन है जो क्राइम नहीं करता? मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरीके की हिंसा होती है। मन से यू हेट समबडी, हिंसा हो गई। वचन, आपने अब्यूज किया, हिंसा हो गई। कर्मणा, आपने किसी को स्लैप कर दिया, कर्म से हिंसा हो गई। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम सारे पापी हैं। जॉन मिल्टन काल्विन को फॉलो करता था। काल्विन की फिलॉसफी थी वी आर बॉर्न सिनर्स। काल्विन कहता था हम पैदा होते ही पापी हैं, वी आर बॉर्न सिनर्स। तो हमें सिन होता ही है। कोई लाल बत्ती जंप कर रहा है, कोई मन में किसी से चिढ़ रहा है, या मन में उसके लस्ट है या हेट है, जेलसी है, तो ये क्या करते थे पार्टनर्स? कहते ऊपर वाले से डरो, बताओ तुमने क्या गड़बड़ की है। वो कहता हाँ सर, पड़ोस वाला जो है उसके पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसको मन में 2 बार गालियां दी है। ओ माय गॉड, यू मस्ट कन्फेस, कन्फेस करो सर, कन्फेशन। फिर क्या बोलते थे? 100 कॉइन, गोल्ड कॉइन। यहां तक कि चौसर ने एक पार्टनर की बात की है। पार्टनर कहता है कि अगर मुझे पैसा नहीं मिलता तो मैं कहता हूं अपने घर में जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो दे दो। अगर पैसा नहीं दे सकते तो वो दे दो। यानी कि कड़वी सच्चाई बताई। इस समय क्या था? चर्च ने गारंटी ली कि अरे भाई तुमने तो बड़ा पैसा दिया, तुम स्वर्ग जाओगे। कोई आता सोने चांदी के सिक्के लेके, सर मेरा पैसा ले लो, मेरा पैसा ले लो, तुम भी स्वर्ग जाओगे, तुम भी स्वर्ग जाओगे। लेकिन जब ब्लैक डेथ आई, क्योंकि बॉडी ब्लैक हो जाती थी मरने के बाद, उसे ब्लैक डेथ कहते हैं। ब्लैक डेथ आई, सब मरने लगे। तो सबसे पहले सवाल क्या हुआ कि भैया भगवान कहाँ है तुम्हारा? जीसस क्राइस्ट कहाँ है? वेयर इज गॉड? तुमने तो गारंटी दी थी। हम क्या करते हैं? हम गारंटी देते हैं ना जब किसी प्रोडक्ट की। तो चर्च पे सवाल उठाई। यानी कि दूसरा जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुआ यहां पे वो ये हुआ, रिलीजन प्रैक्टिस जो थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दोबारा से उन्होंने सवाल किया, जिसकी वजह से आपको बाइबल मिलेगी, यहाँ पे नई बाइबल आएगी। जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द लैटिन बाइबल। वलगेट नाम का एक सेंट था, वलगेट्स लैटिन बाइबल was translated in English, primarily Old Testament,
चूंकि नेट की क्लास नहीं है इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, अदरवाइज उस पर भी प्रॉपर पूरा पूरा लेक्चर होता है। ध्यान से देखो, चौसर की एज में ये राइटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉन वाइक्लिफ। इसने क्या किया, वलगेट की जो लैटिन भाषा में बाइबल थी उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। वलगेट को सेंट जेरोम भी कहते हैं, कई जगह आपको पेपर में क्वेश्चन में आए सेंट जेरोम, इसे सेंट जेरोम्स बाइबल भी कहते हैं, सेंट जेरोम्स लैटिन बाइबल। तो वाइक्लिफ ने क्या किया, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बहुत सारे चर्च में जो गड़बड़ हो रही थी उन पर सवाल उठाया। तो कई मॉडर्न डेवलपमेंट हुए, यानी कि सोसाइटी एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही थी। अब तीसरा पॉइंट, ये भूलना नहीं दोस्तों, ये पढ़ के आप के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है। जो तीसरा पॉइंट था वो था वॉर। मल्टीपल वॉर शुरू हो गए थे, वॉर ऑफ 100 ईयर्स 1337 टू 1453, एक 100 ईयर्स वॉर शुरू हो गया। तो ये वॉर भी यहां चल रहा था, लगातार वॉर हो रहा था। जब वॉर होता है तो हमें अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। जब आपके पड़ोस में किसी से झगड़ा हो, लड़ाई हो, खुन्नस हो, तो आपको पता चलता है कि आप में कितना दम है, आप में कितने गट्स हैं। तो स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी यहां पे आई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। वॉर ऑफ 100 ईयर्स में क्या हुआ कि हमेशा, अच्छा ये किसके किसके बीच था, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में वॉर हो रहा था। अब हमेशा वॉर को कौन जीतता था, हमेशा वॉर को जीतता था फ्रांस। फ्रांस हमेशा इंग्लैंड पे भारी पड़ता था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है, और अगर मेरे स्टूडेंट्स हो तो गलती से भी मिस मत कर देना। कॉम्पिटेटिव पॉइंट से बता रहा हूं दोस्तों, टॉप करने का तरीका, डीयू जेएनयू अगर जाना है तो। मल्टीपल वॉर थे, वॉर कौन जीता था, हमेशा फ्रांस जीतता था वॉर, पर कुछ वॉर ऐसे थे जहां इंग्लैंड जीता। 1346, 1356, 1413। आप देखो कौन कौन से वॉर हैं। बैटल ऑफ क्रिसी, बैटल ऑफ पोइटियर्स 1346, 1356, एंड बैटल ऑफ एगिमकोर्ट। ये तीन ऐसे वॉर थे जहां पे इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया। अब बैटल ऑफ क्रिसी, CRECY, पोइटियर्स, एगिमकोर्ट, तीनों वॉर्स में जब इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया तो एक अलग ही माहौल बन गया, स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की भावना। जब हमारे घर में टीवी नहीं था, हम पड़ोस वाले घर में टीवी देखते थे, जमीन पे बैठ के, कोने में खड़े होके। लेकिन जब अपना टीवी आया तो क्या हम दूसरा टीवी देखने गए? नहीं, फिर हम अपना टीवी देखे, भले ब्लैक एंड व्हाइट हो, छोटा हो। यानी स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, दैट बस बहुत हो गया, हम भी फ्रांस को हरा सकते हैं, हम में भी दम है और हम कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ एक चीज ये भी थी कि इंग्लैंड अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहा था। इंग्लैंड ने क्या किया, अब हमने वॉर वॉर वाला पॉइंट देख लिया है। वॉर वाले पॉइंट के बाद आपको देखना है लैंग्वेज, इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज पे कैसे काम हुआ। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज पे काम हुआ तो सबसे पहले यहां पे एक चीज और हुई, देखो क्या था। सबसे पुरानी लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शन थी लैटिन, क्योंकि सेक्शंस लेके आए थे। याद रखना, नेट के लेवल का क्वेश्चन है ये, जेएनयू में आता रहता है। लैटिन कौन लेके आया था, सेक्शंस, राइट। अब लैटिन के बाद फ्रेंच कौन लेके आया, नॉर्मन्स, अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद है तो नॉर्मन्स की लैंग्वेज और सेक्शंस की लैंग्वेज तो पहले से ही थी हमारे पास। इंग्लैंड में लैटिन एंड फ्रेंच पहले से चल रहा था। इनफैक्ट फ्रेंच थोड़ा नया लैंग्वेज था तो बहुत सारे लोग फ्रेंच बोल रहे थे, इट वाज अ लेटेस्ट लैंग्वेज। बट चौसर एंड अदर थॉट कि बहुत हो गया भाई, नाउ वी विल हैव आवर लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है इस एज के अंदर। तो रिमेंबर, इंग्लिश लैंग्वेज का जो बर्थ है ये इस एज के अंदर होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा।
चौसर वॉज द नेशनल पोइट। चौसर को रॉयल सपोर्ट था, वो एक्चुअली रॉयल फैमिली का मेंबर भी था, तो चौसर का कनेक्शन था रॉयल फैमिली से, उसकी वाइफ की वजह से, फिलिपा रॉयट की वजह से। तो उस समय बहुत सारी लैंग्वेजेस थी इंग्लैंड में। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है दोस्तों? छोटी भाषा, एरिया के हिसाब से छोटी भाषा, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। फिर और कौन सी थी वहां पे? नॉर्दर्न अम्ब्रियम, सदर्न अम्ब्रियम, फ्रीशियन, कैंटिश, और बहुत सारी अलग अलग भाषाएं। सो ये क्या थी? डायलेक्ट थी। अब कौन सी भाषा पिक करें? क्योंकि आई टोल्ड यू इंग्लैंड क्या था, इंग्लैंड जो था मल्टीपल ट्राइब्स को जोड़ जोड़ के बना था। तो मल्टीपल ट्राइब्स में सबकी अपनी अपनी भाषा थी, ना कोई भाषा फ्रेंच जितनी स्ट्रांग थी, ना कोई लैटिन जितनी। तो अपनी भाषा बनाए तो बनाए कैसे, और करे तो करे क्या? तो हुआ ये कि चौसर ने ईस्ट मिडलैंड को सेलेक्ट किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा पेपर में, विच लैंग्वेज वॉज सेलेक्टेड बाय चौसर टू बी कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज? Chaucer selected East Midland and started working on it to make it the proper English language. Remember this thing, East Midland ही आज की modern English है। East Midland language ही आज की modern English है। चूंकि नेट लेवल हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से रीजंस थे कि ईस्ट मिडलैंड को चुना, तो वो बहुत हाई लेवल हो जाएगा, उतना नहीं जाना है हमें। ईस्ट मिडलैंड चूज किया, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस किए, कुछ नए वर्ड्स कॉइन किए, और धीरे धीरे उन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज बना दी। अब देखिए यहां पे, इन 1362 इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। 1363 became the language of द पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट की लैंग्वेज बन गई। 1386 फर्स्ट इंग्लिश बुक, फर्स्ट बुक इन इंग्लिश, फर्स्ट एवर बुक इन इंग्लिश वाज कैंटरबरी टेल्स। फर्स्ट बुक इन इंग्लिश आई, चौसर ने लिखी। क्या नाम था फर्स्ट एवर बुक का? सॉरी, यहां पे दोबारा से मैं कट करूंगा, रिपीट करूंगा, सॉरी, ये 1388 एक्चुअली। क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग एनी मटेरियल, मैं कहीं देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेमोरी बेस पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मली मुझे सारा टिप्स पे है, और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ढंग से पढ़ा तो याद रहेगा। 1388 में फर्स्ट एवर बुक इन इंग्लिश आई, जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। कैंटरबरी टेल्स। सो क्या आया यहाँ पे? 1388 में फर्स्ट एवर बुक आई कैंटरबरी टेल्स। अच्छा, एक बार आपको मैं ये भी बता देता हूं, जैसे हम नेट के अंदर ज्यादा पढ़ाते हैं तो नेट में ज्यादा पढ़ाना जरूरी होता है। 1386 इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल्स। उस समय जो राजाओं के लिए स्कूल्स होते थे, बच्चों के लिए स्कूल्स होते थे, उनको वहां पे इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई। तो अगर कोई कभी कहे कि सबसे पहले अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू कब हुई, 1386 में हुई। इंग्लिश रिप्लेस्ड फ्रेंच फ्रॉम स्कूल सिलेबस। ये आपको सारा टिप्स पे होना चाहिए। यहां तक जाके आप समझ जाओगे कि एज ऑफ चौसर मॉडर्न एज क्यों कहलाती है। नाउ अब दूसरी चीज आपको यहां पे और देखनी है। ये पहली एज थी जहां पे मल्टीपल किंग्स आने शुरू हुए, मल्टीपल किंग्स, बहुत सारे किंग्स चेंज हुए हैं। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि एक ऐसा किंगडम जहां पे कैप्टन या किंग लगातार चेंज हो रहा है, और अच्छे अच्छे किंग्स आ रहे थे वन बाय वन। तो ये भी आपको देखना है यहां पे। एडवर्ड द थर्ड, एडवर्ड द थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी द फोर्थ। ये आपको याद रखना है, इनकी टाइमिंग याद रखनी है। वैसे प्राइमरीली अगर मैं टाइमिंग आपको ना भी बताऊं तो काम चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली नेट वालों को हम बोलते हैं कि आप ये याद कीजिएगा। 1327 टू 1377, ये लगभग 50 साल ये था।
1377 to 1399, 1399 to 1413, ये अलग अलग किंग्स थे। तो इन सारे किंग्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। यहां पे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो एडवर्ड थर्ड का है। एडवर्ड थर्ड ने राइम रॉयल को अप्रूव किया था। राइम रॉयल को अप्रूव किया था, तो जिसे राइम रॉयल कहते हैं। राइम रॉयल वाज इन्वेंटेड बाय चॉसर, अप्रूव्ड बाय एडवर्ड थर्ड, यूज्ड बाय किंग जेम्स वन। ये याद रखना। Richard II himself is a kind of hero that has been celebrated in many books. Richard II को बहुत बुक्स में एज ए हीरो लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स डील्स विद द मैरिज ऑफ रिचर्ड II। हेनरी फोर्थ के ऊपर भी चौसर ने किताबें लिखी हैं, जैसे कंप्लेंट ऑफ द एम्प्टी पर्स। तो ओवरऑल जो आपको मैंने बताया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब आपको इसमें क्या देखना है, एज ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं और ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जॉफ्री चौसर एज अ राइटर। आपको फ्रेंच एंड चौसर की इटालियन बुक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है। वो जॉफ्री चौसर को क्या करते हैं, वो सीधा इंग्लिश का कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं और चले जाते हैं। दैट्स अ बिग मिस्टेक। जॉफ्री चौसर का अगर आपने फ्रेंच करियर नहीं पढ़ा, आपको फ्रेंच करियर नहीं पता, एज ए डिप्लोमेट उसने क्या किया, इटालियन में उसका पेट्रार्क से क्या कनेक्शन है, बोकाशियो से क्या कनेक्शन, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इट इज डिजास्ट्रस इन योर एग्जाम। इसके अलावा आपको फिर जो दूसरी चीज मैं पढ़ाऊंगा वो होगी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैंटरबरी टेल्स। ये आपके अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में से है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैंटरबरी टेल्स के अंदर एक तो हम करेंगे सेपरेट स्टोरी, भी पूरी स्टोरी क्या है। दूसरा हमें करना है कैरेक्टर एनालिसिस। ये आप अपने आप भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। और कैरेक्टर एनालिसिस होने के बाद हम इसमें डालेंगे थ्योरीज, यानी कि कौन कौन सी टेल्स में फेमिनिज्म है, कौन कौन सी टेल में मार्क्सिज्म है, कहां पे हम रिलीजियस रेसिस्टेंस की बात करते हैं। मल्टीपल थ्योरीज अप्लाइड है। फिर हम पढ़ेंगे चौसर पे कौन कौन से अलग रिसर्चेस की गई हैं। इसके अलावा आपको एक और सजेशन है मेरा, जब आप चौसर की कैंटरबरी टेल्स पढ़ो अपने आप, तो कोशिश करना कि सारे कैरेक्टर्स को पढ़ो, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि चौसर के कितने कैरेक्टर्स थे। टोटल कैरेक्टर्स कितने थे, 30 और 31। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स आंसर देने से डरते हैं, कतराते हैं। मैं भी इसका आंसर आपको वीडियो के अंदर ही दूंगा। जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि मैं कौन सा आंसर दूंगा। वो ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ पे 37 भी बोल दूंगा। तो एक्चुअली कितने कैरेक्टर्स हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ या सीयूईटी पीजी के हैं, अगर आप सीयूईटी पीजी के हो, हमने सक्सेस दी है। और मैं सक्सेस की फोटो नहीं लगाता, मैं इंटरव्यू डालता हूँ। जेएनयू वाली लड़कियां हैं, उनके इंटरव्यू आपने देखे होंगे। डीयू में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे। ये नोट्स हैं, सीयूईटी पीजी के नोट्स। इन नोट्स के साथ आपको ऑफलाइन बैच के नोट्स भी मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे हमारी तरफ से। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहें तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप सीयूईटी पीजी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 10 जनवरी से स्टार्ट होगा। फीस आपकी 10,000। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, जिनको जेएनयू में जाना है या डीयू में जाना है, टॉप जो यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ये उन्हीं के लिए। अगर आपकी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी टारगेट है तो इतना हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल फीस इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे डिपॉजिट करनी है। इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजना है, लिखना है सीयूईटी पीजी। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप नोट्स के लिए कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबरों पे सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी का टॉपिक भी मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।